हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग लॉरेंस कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के थ्योरीज को कवर किया। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि मोरल डेवलपमेंट बच्चों में किस तरह होता है। तो इस थ्योरी को देने वाले थे लॉरेंस कोलबर्ग, और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किया और पाया बच्चों में जो मोरल डेवलपमेंट होता है उसकी स्टार्टिंग 4 ईयर से होती है। और ये इसके 3 स्टेज होते हैं, और हर एक स्टेज में जो 3 स्टेज होता है उसमें 2 चरण होते हैं। तो इस तरह उनके 6 चरण होते हैं मोरल डेवलपमेंट के एज वाइज। आज हम लोग उसी को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि विकास के विभिन्न आयाम, तो विकास जो होता है बच्चों में उसके बहुत सारे विभिन्न आयाम होता है। क्योंकि विकास, जैसे पिछला हमने जो डिस्कस किया था जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? मानसिक विकास जो होता है, बुद्धि का जो विकास होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था। इससे पहले भी हम लोगों ने वाइगोत्स्की थ्योरी देखी थी, और आज हम लोग मोरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इस तरह देख हम लोग समझ रहे हैं कि विकास के विभिन्न चरण होते हैं। जैसे शरीर में और जो विकास होता है वो एक शारीरिक और गतिक विकास में आ जाता है। संज्ञानात्मक, बोधात्मक और मानसिक विकास, जैसा कि हमने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की थ्योरी को देखा था। भाषिक विकास होता है, भाषा में जो विकास होता है उसको भाषिक विकास कहते हैं। फिर सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास होता है, और फाइनली नैतिक विकास। तो आज हम लोग जो लॉरेंस कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो डिस्कस करेंगे वो नैतिक विकास पे ही आधारित है। तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस थ्योरी को देने वाले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, इस थ्योरी को देने वाले थे लॉरेंस कोलबर्ग, जिनका जन्म 1927 में हुआ था और डेथ 1987 में हुआ था। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पाया कि मनुष्य में जो नैतिक विकास होता है वो कई चरणों में पाया जाता है। सबसे पहले नैतिक विकास क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो नैतिकता क्या होती है? सही गलत में हमें अगर डिफरेंस पता चल रहा है और क्या चीज करना चाहिए, जब हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने लगते हैं और हम लोग जब अपने डिसीजंस को अपने आत्मा के हिसाब से और जब लेने लगते हैं जिसमें सबका हित हो, तो वो सही मायने में नैतिकता वही होती है। लेकिन बच्चे में ये जो जब बोध, ये स्टार्टिंग नैतिकता की होती है वो 4 ईयर से होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसमें स्टेज वाइज, चरण वाइज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इसी को हम लोग कोलबर्ग ने बताया था। जॉन डेवी और पियाजे के विचारों पर इनका सिद्धांत, जो कोलबर्ग थे इनका भी विचार था कि जॉन डेवी और पियाजे ने भी जो संज्ञानात्मक विकास पे दिया था सिद्धांत, उसी पे इनका भी ये जो सिद्धांत आधारित है। नैतिक व्यवहार जो होता है, जो नैतिकता होती है वो जन्म से नहीं आती, बल्कि हमारे आसपास, हमारे सबसे पहले क्लोज हमारे फैमिली से होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, घर में अन्य सदस्य होते हैं, फिर हमारे आसपास का वातावरण, हमारा जो पड़ोसी होते हैं, वो उनसे हमारा जो नैतिकता कहीं ना कहीं बच्चों में निर्धारित होती है। उनसे बच्चे ये समय के साथ अर्जित की जाती है। तो उन्होंने कहा कि नैतिक विकास को, जैसे मैंने बताया, 3 स्तर होते हैं और 6 चरण में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि नैतिकता जो होती है जन्म से नहीं होती है, समाज के थ्रू एक बच्चा जीवन में जब दुनिया में आता है तो धीरे धीरे 4 ईयर्स के एज से वो सीखना शुरू करता है। और इसके 3 स्तर होते हैं और 6 चरण होते हैं। और इसके देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे लॉरेंस कोलबर्ग थे, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और ये जो लॉरेंस कोलबर्ग का जो ये सिद्धांत है वो नैतिक विकास पे आधारित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, शारीरिक होते हैं, संवेदनात्मक होते हैं, सामाजिक होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, मानसिक विकास, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि लॉरेंस कोलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट है उसके 3 चरण हैं, और हर चरण में
दो दो स्टेज है। जैसे यहाँ पे पहला चरण है प्री कन्वेंशनल। तो ये जो स्टेज होती है वो 3 to 7 years की जब बच्चा होता है उसमें जो मॉरल डेवलपमेंट होता है उसका जो स्टेज होता है वो प्री कन्वेंशनल होता है। फिर जो सेकेंड स्टेज होता है कन्वेंशनल स्टेज होता है मॉरल डेवलपमेंट का, वो 8 to 13 years तक का जो एज होता है उसमें कन्वेंशनल स्टेज उसको बोला जाता है। और एडल्टहुड जब 13 years के ऊपर का जब एज होता है तो उसमें जो मॉरल डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है उसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है। तो इसी को हम लोग आगे स्टेप वाइज हर चरण में 6 चरण हुए, इनको हम लोग आगे देखेंगे। नैतिकता क्या होती है इसको देख लेते हैं। नैतिकता समाज का वह तत्व है जिसकी उपस्थिति में एक सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। कोलबर्ग के अनुसार सही गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नैतिक तर्कड़ा बोलते हैं या मोरल रीजनिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सही गलत के बारे में निर्णय लेने में जो सोच शामिल होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मॉरल रीजनिंग या हिंदी में उसको नैतिक तर्कड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो नैतिकता समाज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि नैतिकता एक रूल्स रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। तभी धीरे धीरे लोग उसको एक रूल्स की तरह से फॉलो करते हैं और एक सब समाज का निर्माण होता है। क्योंकि अगर कहीं पे परिवार में कुछ नियम नहीं हो तो हर आदमी हर अपने हिसाब से चीजें करने लगेगा और फिर परिवार में फिर एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। जबकि हमारा देश हो समाज है ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार है। तो बड़े बड़े जब चीजों को जब रेगुलेट करना होता है उसको मैनेज करना होता है तो बहुत जरूरी है कि समाज में नियम हो नैतिकता हो। तो इस नैतिकता के बारे में ही हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों में जो नैतिकता होती है उसकी शुरुआत 4 years से होती है और मोस्टली उस एज में जो शुरुआत होती है उसका आधार कहीं ना कहीं डर भय या दंड का प्रभाव होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीजें वो इसलिए करते हैं कि अगर वो बात नहीं मानेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं नैतिकता की जो शुरुआत होती है वो छोटे एज से होती है और डर के साथ शुरू होती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टेज वाइज एज वाइज बहुत सारी चीजें बदलती हैं और फिर एक एक स्टेज ऐसा आता है कि बच्चे में एक नैतिकता का जो डेवलपमेंट होता है वो उसका रीजन कहीं ना कहीं उसकी खुद की इंटरनल कॉन्शियस होती है। अब वो इतना समझदार हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। कई बार समाज में जो कानून नियम भी बने होते हैं तो वो भी सही होते हैं बट कई बार अब जीवन को जीने के लिए इन समाज कानून से भी ऊपर उठना पड़ता है तो उस चीज को भी डिफरेंस करना सीख पाते हैं। तो लेकिन ये स्टेज आने में समय लगता है क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं समाज के साथ उनका अनुभव सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी को मॉरल कोलबर्ग ने 3 स्टेज में चेंज मतलब उसको डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो स्टेज होता है प्री कन्वेंशनल लेवल, इसको हिंदी में पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं। दूसरा जो होता है कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं, इसको हिंदी में परंपरागत या रूढ़िगत स्तर बोलते हैं। और जो लास्ट स्टेज होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उसको पश्चिम परंपरागत स्तर बोलते हैं। ठीक है, वैसे मैं सजेशन यही दूंगी कि ये जो स्टेज है इनका नाम आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों याद रखिए। बट सीडीपी में बहुत सारी चीजें मतलब हिंदी में उससे कई सारे नाम हो जाते हैं तो कई बार उसको डिफ्रेंशिएट करना याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं सजेशन तो यही दूंगी कि आप जितने स्टेज हैं मोस्टली का नाम आप इंग्लिश में जरूर याद रखें कि कई बार कंफ्यूजन न हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। तो आज पहला स्टेज लेवल को हम लोग डिस्कस करते हैं अभी, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, पूर्व परंपरागत जो स्तर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका एज जो शुरुआत होती है 4 to 10 years का जो ये लेवल है। तो इसका जो प्री कन्वेंशनल जो लेवल होता है नैतिकता का, इसका एज होता है 4 to 10 years। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर होता है जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था। तो जी प्री कन्वेंशनल जो लेवल है ये सबसे नीचे का होता है। ठीक है, अब ये भी दो हिस्से में बटा है जैसा कि हम देख सकते हैं, अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, इस स्तर पर क्या सही है क्या गलत है पर बाहर से मिलने वाली सजा
और उपहार का प्रभाव पड़ता है। इस स्टेज में बच्चे को ज्ञान नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है, उसको बस ये पता होता है कि ये काम अगर मैं करूंगा, अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनूंगा या अपने बड़ों की बात नहीं सुनूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये इस डर से काम करते हैं, या मुझे ये काम करने पे रिवार्ड मिलेगा, तो इस डर से या रिवार्ड को पाने की पर्पस से काम करते हैं। इस स्तर पे सही या गलत बच्चे में बोध नहीं होता है। इस स्तर में नैतिकता पर बाह्य नियंत्रण रहता है। जैसा कि हम लोग अब समझ रहे हैं कि बच्चे में सजा या उपहार का प्रभाव है, उसके अपने सही या गलत कुछ मायने नहीं है, उसको बोध नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आप समझ सकते हैं कि बाह्य नियंत्रण है, बाहरी चीजों पर नियंत्रण है उसके नैतिकता पे, उसकी खुद की अपनी कोई नैतिकता नहीं है। इस स्तर को हम 2 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, जिसको आज्ञा और दंड की अवस्था भी हिंदी में बोला जाता है। और दूसरा स्टेज है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। पहले स्टेज को इसमें हम लोग देख लेते हैं, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पे जो बच्चे में नैतिक जो सोच है वो पनिशमेंट से, सजा से बंधी हुई होती है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं ऑर्डर एंड पनिशमेंट। यहाँ पे बच्चा मतलब पनिशमेंट की डर से, भय से, जो उसके अंदर जो नैतिकता क्रिएट हो रही है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब स्टेज ऑफ ईगो सेकंड स्टेज इसी में होगा, प्री कन्वेंशनल में। तो इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बालक की सभी नैतिक क्रियाएं अपने आवश्यकताओं और इच्छाओं पर केंद्रित होती है। स्टेज ऑफ ईगो मतलब यहाँ पे बच्चा देखेगा किसमें मेरा हित है, जिसमें उसका हित होगा वही काम करेगा, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसका जो इच्छा है, उसी पे ये जो स्टेज होती है नैतिकता की वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, इसमें जो नैतिकता होती है वह नियंत्रण इस पे होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग दूसरा लेवल मॉरल डेवलपमेंट में डिस्कस कर रहे हैं, कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है इसको। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं। इस स्तर पर नियमों और सिद्धांतों के अनुसार नैतिकता होती है। जी हाँ, इसमें क्या है कि समाज है तो, या घर है, परिवार है, तो उसमें घर में कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत बनाया जाता है कि मान लो खाने के टेबल पे सबको रात में डिनर में एक साथ बैठना है, तो ये क्या है, एक परिवार के लिए नियम है, एक सिद्धांत है। तो ये तो इस स्तर पे जब बच्चा होता है वो नियमों सिद्धांतों के अनुसार अब वो थोड़ा थोड़ा अब उस चीजों को समझने लगता है। देखिए 4 to 10 ईयर्स का जो एज था, या 8 ईयर्स 9 ईयर्स भी बोल सकते हैं, तो वो प्री कन्वेंशनल। फिर उसके बाद 10 ईयर्स से टू 9 to 13 ईयर्स का जो एज होता है वो कन्वेंशनल स्टेज है। इसमें बच्चे में थोड़ी बहुत क्षमताएं आने लगती है 9 ईयर्स से बच्चों में। तो अब कहीं ना कहीं वो परिवार में या समाज में कुछ नियम है, सिद्धांत है, अब उनको समझने लगता है, तो अब उसको कहीं ना कहीं फॉलो भी करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कन्वेंशनल स्टेज इसको बोलते हैं। इस स्तर को भी 2 चरणों में डिवाइड किया जाता है। उसमें है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, और दूसरा इसी में है स्टेज, वो है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। इसको समाज व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था भी बोलते हैं। अब स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन को, जैसा कि नाम बता रहा है कि अब इसमें बच्चे में जो नैतिकता का डेवलपमेंट होगा वो एप्रिसिएशन को या स्वीकृति पाने के लिए होगा। जैसे मान लो हम लोग सुनते हैं अपने घरों में गुड बॉय गुड गर्ल, ये चीज करेंगे तो हम गुड बॉय बनेंगे, वो चीज करेंगे तो हम गुड गर्ल बन जाएंगे। और अब कहीं ना कहीं बच्चे में अब ये चीज मतलब दूसरों को प्रसन्न करने की एप्रिसिएशन मिले, उसकी सामाजिक एक स्वीकृति मिले, उसके लिए अब बच्चा अब उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट करता है। तो ये जो स्टेज होती है नैतिकता की, उसको स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, अब इसमें हम देखते हैं कि समाज में कुछ नियम्स हैं, तो अब बच्चा अच्छे बुरे का उसमें अब ज्ञान, इस अवस्था में उसको ज्ञान प्राप्ति होने लगती है और बच्चा समझने लगता है कौन सा व्यवहार समाज के हित में है, कौन सा नहीं है। तो वो अगर हित में है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रेड लाइट का
जैसे कहीं पे ट्रैफिक लाइट का रूल है, कहीं ऐसा है सुनसान जगह है जहाँ पे ट्रैफिक लाइट रेड है बट कोई नहीं आ जा रहा, तो फिर भी बच्चा उसको फॉलो कर रहा है कि रेड लाइट है तो नहीं क्रॉस करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम है, ये शो करता है बच्चे में कि नहीं, ये सोशल सिस्टम का है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अच्छे बुरे का समाज में, तभी एक सब समाज की निर्माण होगी। तो ये कहलाता है नैतिकता के जो भाव है, डेवलपमेंट है, इसको रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे में अच्छे बुरे का ज्ञान होना स्टार्ट हो जाता है और वो सामाजिक हितों में जो चीजें होती हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, अब हम लोग लास्ट स्टेज है जो कि मोरल डेवलपमेंट में जो कि कोलबर्ग ने दिया था, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इस स्तर में नैतिकता पर आंतरिक नियंत्रण रहता है। जैसा कि हमने पहला देखा, हमने प्री कन्वेंशनल में बाह्य नियंत्रण था क्योंकि बच्चे की अब कोई बोध क्षमता नहीं थी, वो अपनी इच्छाओं के अनुसार काम कर रहा था। फिर हमने फिर कन्वेंशनल लेवल पे देखा कि वो अब सामाजिक चीजों, बच्चे में बोध हो गया, अच्छा बुरे का ज्ञान होना स्टार्ट हो गया। अब वो सामाजिक जो नियम है, कानून है, और उसमें अच्छा बनना है, सामाजिक के लिए क्या हित है क्या अहित है, उसके हिसाब से अब वो ढलना स्टार्ट कर देता है। और जो नैतिकता डेवलपमेंट हो रही है उसमें सामाजिक नियम कानून के अकॉर्डिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चे में सामाजिक जो नियम कानून का असर पड़ रहा है, बच्चा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहा है एप्रिसिएशन के लिए या एक सभ्य समाज बनाने के पर्पज से। तो ये कन्वेंशनल लेवल होगा। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है कि बच्चे में अच्छा खासा एक अपना डेवलपमेंट, अच्छे अच्छे और बुराई के प्रति उसके एक अपना खुद का एक विचार क्रिएट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो समझने लगता है कि बहुत सारी चीजें समाज में ऐसी भी हैं जो सामाजिक हिसाब से तो ठीक है, बट कई बार हमें इनके लेवल से ऊपर उठ के भी देखने और समझने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज कई बार लाइफ बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो नैतिकता का जो है लेवल है वो आंतरिक नियंत्रण है। अब बच्चा खुद के इंटरनल कॉन्शियंस से डिसीजन लेता है, सही क्या है गलत क्या है, इसके हिसाब से ना उस पे समाज का कोई इम्पैक्ट है और ना ही उसका किसी सजा का या पनिशमेंट का इम्पैक्ट है। अब वो खुद के अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है और उसके हिसाब से वो डिसीजन लाइफ में लेता है। ठीक है, तो इस स्तर में 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को लिया गया है। गोलबर्ग ने अपने तीसरे स्तर को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसका है पहला ना स्टेज है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा स्टेज ऑफ कॉन्शियंस, अदरवाइज दूसरा नाम है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों को पालन करता है, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट जो है नियम कानून है उन, अब इसमें अवस्था में जो बच्चे होते हैं उन नियमों का पालन करना शुरू करते हैं। ठीक, इस अवस्था में व्यक्ति ये सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत, अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि कई बार ऐसे समाज में कई बार लोगों को सामाजिक नियमों कानूनों में ऐसे बांध दिया था कि कई बार लोगों की अपनी ही लाइफ खत्म होने लगती है। तो इस एज में बच्चे कितने अंदर समझ आने लगती है कि कुछ मूल्य जो सिद्धांत अधिकार है वो वो समाज से ऊपर है, क्योंकि ह्यूमन समाज में रहता है और एक अच्छा ह्यूमन ही समाज को बदल सकता है, उसको सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कई बार नियम, ऐसे भी कानून और सिद्धांत नियम नहीं होने चाहिए जो एक ह्यूमन को, एक बच्चे का या एक इंसान की लाइफ ही खत्म कर दे। तो ये अब एक बड़े लेवल की, अब उसमें एक मॉरल डेवलपमेंट इस स्टेज में होने लगता है। अब इसमें दूसरा स्टेज आ जाता है स्टेज ऑफ कॉन्सियंस। स्टेज ऑफ कॉन्सियंस इसे विवेक की अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ चलता है। मतलब स्टेज ऑफ कॉन्सियस मतलब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं। अगर आपके अंतरात्मा किसी चीज को सही बोलती है या गलत बोलती है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और पूरा समाज अब आपके लिए
आप हमेशा सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं। आपका मोरल उस हिसाब से काम करता है, क्योंकि सबसे बड़ा आपका समाज है, सारा समाज हमारा है, तो इसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये जो स्टेज होती है, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है। ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार सही गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो सही गलत में जो चीज हमें निर्णय लेने में हेल्प करती है वो चिंतन प्रक्रिया होती है, और इस चिंतन प्रक्रिया को बोलते हैं नैतिक तर्क। ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक संतुष्ट संबंध स्थापित करता है। तो ऑप्शन विल बी बी, क्योंकि देखिए कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में किसे माना सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग और समर्थन किया है। जी, ऑप्शन विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पे कठोर निर्देश देकर, या लास्ट नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि जब तक जो टीचर है वो नैतिक मुद्दों को डिस्कस नहीं करेगा, उस पर चर्चा नहीं करेगा, तो बहुत सारी चीजें मतलब उतनी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब चर्चाएं होती हैं, उनपे कुछ स्टोरी सुनाई जाती है, कुछ बताई जाती है, तो इस तरह बच्चों के माइंड में बहुत सारी चीजें हम इंकलकेट कर सकते हैं कि एक नैतिक मूल्य कैसे बननी चाहिए, क्या चीज सही है, क्या गलत है। इस तरह हम डिस्कस भी कर लेते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से उनमें मोरल डेवलपमेंट का मतलब वो भी हम दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? देखिए, ये कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना इसीलिए हुई थी कि उन्होंने जितना रिसर्च किया, लगभग 20 साल तो उन्होंने रिसर्च किया था, तो रिसर्च में उन्होंने सिर्फ पुरुषों को ही शामिल किया था। उनके रिसर्च में महिलाओं का मतलब उन्होंने जो तर्क दिया, जो नैतिक नियम बनाए, उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया था। इसीलिए जो इनके सिद्धांत है उसकी आलोचना का मुख्य रीजन यही है। और जबकि नैतिक जो डेवलपमेंट होता है वो एक पुरुष में अलग होती है, महिलाओं में अलग। जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, और वो दोनों अच्छे होते हैं, ह्यूमन पुरुष भी अच्छे होते हैं, महिला भी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो नैतिक मूल्य भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत इमोशनल होती है, पुरुष प्रैक्टिकल होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे चीजें जो होती हैं, जो सांस्कृतिक विभिन्नता भी बहुत मायने रखती है अगर दोनों जेंडर में देखा जाए। तो इस चीज को उन्होंने कंसिडर नहीं किया था, इसीलिए कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना हुई थी। तो ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक शिक्षिका शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने में सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर आएंगे? पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, सामाजिक व्यवस्था बनाने वाला स्तर। तो देखिए, अब यहाँ पे बच्चे में या शिक्षा या शिक्षिका में उसका अपना एक सही गलत का निर्णय लेने की एक मॉरल डेवलपमेंट जन्म ले चुकी है। मतलब बच्चे में अपना डिसीजन लेने का अपना एक है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर गलत चीजें हो रही हैं तो उनके प्रति एक एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये चीज हमें उत्तर पारंपरिक स्तर जो होता है उसमें होता है। बाय कि जैसे लास्ट हमने देखा था प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल लेवल, और एक लास्ट स्टेज जो था उत्तर पारंपरिक स्तर जिसको था, उसमें सबसे लास्ट स्टेज जो आता है उसमें आता है, क्योंकि अब व्यक्ति अपने कॉन्शियस, इंटरनल कॉन्शियस की बातें सुनता है और उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। ऑप्शन विल बी सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्थान नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थों में सूचित करता है? तो देखिए, नैतिकता की अनुपस्थिति सबसे पहले स्टेज, जो सबसे निचला स्तर बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, जो कि स्तर 1 होता है, उसमें पाया जाता है। क्योंकि बच्चे में उसमें जो नैतिकता है वो 4 इयर्स के स्टेज से अब धीरे धीरे स्टार्ट होता है, और ये जो शुरुआत भी डर और भय से होती है, बाह्य नियंत्रण उसमें होता है। तो कहीं ना कहीं नैतिकता की अनुपस्थिति ही होती है, इसलिए स्तर 1 ही ऑप्शन विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया? तो कोलबर्ग ने किया, पियाजे ने किया, और वह दोनों ने किया, इनमें से कोई भी नहीं। तो नैतिक विकास का जो अध्ययन किया वो दोनों ने किया था, कोलबर्ग ने भी किया था, पियाजे ने भी। तो ऑप्शन विल बी एस सर। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उसमें छोटे बच्चे होते हैं, वह जो प्राथमिक 1 to 5 के जो बच्चे हैं, या नर्सरी से लेके 5 तक के बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय में पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण होता है, ठीक है, और व्यक्तिगता और विनिमय ने अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया कि प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो पहला क आज्ञा पालन, पहला स्टेज होता है, आज्ञा पालन उसमें करते हैं, और दंड उन्मुखीकरण, क्योंकि पता है कि अगर वो चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको दंड भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो होते हैं अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध भी होते हैं। तो ऑप्शन विल बी एक, व क और ग को वो बच्चे फॉलो करते हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार सही गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नैतिक तर्कड़ा। ऑप्शन विल बी द। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है? और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो देखिए, बाह्य पुरस्कार और दंड से जो नियंत्रित रहता है वो पहला स्टेज होता है, पहला स्तर होता है। सबसे निचला स्तर उसको बोलते हैं पूर्व परंपरागत, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी अ। तो ये था आज का लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सजेशंस जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, या कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर जरूरत है तो भी बताएं। थैंक यू सो मच।